नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र चौधरी मिशन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक लेंगे जो भारत की शिक्षा नीति पर है। ये सितंबर की जब मैं क्रोनोलॉजी देखी तब इसके अंदर मुझे अच्छा टॉपिक लगा। ये चाहे आप रेट हो चाहे किसी भी तरह का एग्जाम हो, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना बनती है। तो इसलिए हमें शिक्षा नीति पर बहुत ही अच्छे से इसको हमने इसकी बना रखा है और आप देखना कि बहुत ही शॉर्ट के अंतर्गत अच्छे से आप अध्ययन कर पाएंगे। तो इसी पर ने एक कोट भी लिखा हुआ है, एजुकेशन शिक्षा पर ही, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। इसका मतलब है शिक्षा एक ऐसा पावरफुल वेपन, एक ऐसा हथियार है विच यू कैन यूज टू द चेंज द वर्ल्ड। आप इसके द्वारा पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकते हो। शिक्षा के अंतर्गत इतनी ताकत है कि ये जो आज हमारे अंतर्गत जो सारी समस्याएं दिखाई दे रही है, ये सारी जो समस्याएं जैसे जातिवाद, भ्रष्टाचार, ये सब समस्याएं शिक्षा से मिट सकती है। ये कोट नेल्सन मंडेला के द्वारा दिया गया है। दैट इज ए वेरी गुड कोट। अब बात करते हैं हम भारत की शिक्षा नीति के बारे में। भारत की जो शिक्षा नीति है वह बहुत पहले से ही शिक्षा नीतियाँ चलती आ रही है, परंतु हमने जो अभी एक भारत की जो नई शिक्षा नीति लेकर आए, नेशनल राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कौन सी लेकर आए हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसको पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि शिक्षा क्या है और ये ऐसी नीति शिक्षा क्या है। शिक्षा का सीधा सा अर्थ यदि हम देखें तो शिक्षा का सीधा सा अर्थ है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। बच्चे का क्या करना? सर्वांगीण विकास करना। बच्चे का क्या करना है? सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास का यह तात्पर्य हम कह सकते हैं कि उसका सभी क्षेत्रों के अंतर्गत, चाहे वह सामाजिक रूप में हो, चाहे वह राजनीतिक रूप से हो, चाहे वह खेल के अंतर्गत हो, चाहे वह कला के अंतर्गत हो, बच्चे के अंतर्गत खाली अपन को एक खाली शिक्षा किताबी ज्ञान ही नहीं, उस बच्चे के अंतर्गत सभी संदर्भों के अंतर्गत उसका विकास ही उसका सर्वांगीण विकास है और यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो ये नई शिक्षा नीति लाई गई है। इस नई शिक्षा नीति पर अभी मुझे देखते हुए छोटा सा एक जोक याद आता है। क्या इसके अंतर्गत जोक के द्वारा अपन देखेंगे तो उस जोक में क्या है कि एक पिता एक बच्चे के साथ में चल रहे थे, तभी उन्होंने देखा एक सामने एक व्यक्ति एक बकरे को खींच रहा था। अब बकरे को खींच रहा था तो बच्चे की उत्सुकता हुई, बकरे को खींच रहा है और बकरा पीछे पीछे चल रहा है। इस पर बेटे ने पूछा कि ये बकरा पीछे क्यों जा रहा है? तो उसने कहा कि ये बकरे को जो खींचने वाला है वह क्या है? कसाई है, तो ये इसको काटेगा, इसलिए ये पीछे पीछे चल रहा है। इस पर बच्चे ने कहा कि मैंने सोचा इसको स्कूल ले जा रहे हैं। मतलब कि पहले स्कूल इतना बोझिल लगता था, उस बोझिल पद्धति को हटा करके हमने जो शिक्षा नई पद्धति लेकर आए हैं, उस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत खेल के द्वारा बच्चे के अंतर्गत स्कूल से एक रुचि पैदा होगी। तो हम सबसे पहले इसके देखेंगे। हमें सबसे ज़्यादा इसके एक्सेप्ट पर देखना है, कौन कौन से इसके जो बिंदु हैं। सबसे पहले यदि हम बिंदु देख लेते हैं तो इसके अंतर्गत क्या चीज़ें आएगी वह हम यहीं से पता चल जाता है। तो इसके परिचय क्या है, फिर इसके अंतर्गत ये परिचय का मतलब पहले कौन कौन सी शिक्षा नीतियाँ आई है, इस शिक्षा नीति के अंतर्गत अभी कौन इसके अध्यक्ष वगैरह रहे, कैसे इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है, क्या इसके कॉन्सेप्ट हैं और क्यों शिक्षा नीति लाई जाती है, और इसके सबसे बड़ी चीज़ है उद्देश्य और इसके लक्ष्य क्या हैं, क्यों हम शिक्षा नीति लेके गए, और इसके हम आधार स्तंभ के बारे में बात करेंगे। इसके कौन से ऐसे फंडामेंटल्स हैं जिनके आधार पर इसको शिक्षा नीति को रखा गया है, और प्रस्ताव के जो मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। तो प्रस्ताव के मुख्य बिंदुओं के बारे में भी हम अब हम यदि बात करेंगे इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में, मुख्य बिंदु की बात करेंगे, इसके प्रस्ताव के मुख्य बिंदु किस किस पर रखे गए। जैसे सबसे पहले हम यदि बात करें तो इसके ये बच्चों के किस हिसाब से लेकर आई है, छात्रों के हिसाब से कैसे
लाई गई है छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए। और छात्रों में भी कौन से प्राइमरी स्तर पर क्या लाया गया है, उच्चतर स्तर पर कैसे लाया है, उच्चतम स्तर पर इसके अंतर्गत क्या बदलाव किए गए हैं, और भी इस शिक्षा नीति के अंतर्गत अन्य बिंदु है। इन सभी बिंदुओं को हमने समराइज करके देखा है और इसमें से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बाहर जाने की कोई संभावना नहीं रहेगी। अब हम इसके प्रस्ताव के जो मुख्य बिंदु हैं उन बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिस पर अपन ने बात करेंगे। तो हम देखेंगे तो स्कूल की जो शिक्षा के अंतर्गत क्या बदलाव किया गया है। शिक्षा का मतलब सीधी सी बात है, हम जो सबसे पहले पद्धति लेकर जो चलती थी 1986 वाली, उसके अंतर्गत क्या था, 10+2 था। और अब हम इसके अंतर्गत जो बदलाव किए गए हैं वो 5+3+3+4 कर दिया गया, 5+3+3+4 कर दिया गया। अब इसको हम अच्छे से डिटेल से भी देखेंगे। फिर उस शिक्षा के अंतर्गत क्या बदलाव किए गए, उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत क्या बदलाव किए, शिक्षकों के अंतर्गत क्या चीजें परिवर्तन, ये अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में देखेंगे। तो ये जो हम सबसे पहले इसके परिचय वाले बिंदु पर देखते हैं, तो परिचय के अंतर्गत देखेंगे, ये परिचय के अंतर्गत अपन देखेंगे सबसे पहले इसका परिचय ये आया क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है। शिक्षा प्राप्त करना सभी का अधिकार है। शिक्षा प्राप्त करना ये क्या है, एक संवैधानिक अधिकार है, हमें संविधान के द्वारा प्राप्त है। और अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सभी को शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। और जो ये लेटेस्ट अभी शिक्षा नीति बनी है, उस शिक्षा नीति के जो अध्यक्ष हैं, ये भी अपन को ध्यान होना चाहिए, ये पद्म विभूषण प्राप्त है, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन हैं, ये पहले क्या थे, इसरो के चेयरमैन थे। ये भी ध्यान रख लेना, साथ साथ में इसरो के चेयरमैन के कस्तूरीरंगन ने इसके अध्यक्ष के रूप में अंदर लेकर आए हैं। और इस शिक्षा नीति को, ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है, 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। इसके बाद के अंतर्गत ये शिक्षा नीति लाए हैं। अभी ये शिक्षा नीति इसको लागू होते होते यदि कोविड के देखते हुए 2021 में तो 22 में तो होना मुश्किल है, 2022 तक इसकी संभावना है कि ये लागू हो जाएगी। इससे पहले ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, अभी जो लेटेस्ट 21वीं सदी चल रही है। इससे सबसे पहले 1968 के अंतर्गत शिक्षा नीति आई थी, फिर 1986 के अंतर्गत राजीव गांधी के समय आई थी, ये इंदिरा गांधी के समय आई थी, और ये मोदी जी के समय 2020 के अंतर्गत आई है। ये तीसरी शिक्षा नीति है। कौन सी है, तीसरी शिक्षा नीति है। इसके साथ साथ में हमने इस शिक्षा नीति के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अब नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको हमें अच्छे से देख लेना चाहिए। और इस शिक्षा नीति के अंतर्गत जो अपने देश की कुल जीडीपी है उसका 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होगा। और यदि हम पहले का देखें तो मात्र ये लगभग 3% के आसपास ही ये शिक्षा पर खर्च होता था। तो ये इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण दिए गए हैं। अब यदि हम देखें इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट पॉइंट है वो शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों है। ये भाई ये क्यों ऐसी शिक्षा नीति अब लेकर आए हैं, जब पहले वाली चल रही थी, पहले वाली चल तो रही थी, उसके अंतर्गत यदि हमें जो रटंत विद्या है, बच्चा यदि उससे बोझिल तरीके से सीख रहा है तो हमें शिक्षा नीति की बदलने की जरूरत रहती है। एक तो सबसे बड़ी भारत के अंदर सबसे युवाओं वाला देश है, लगभग 70% यहाँ पर युवा है। तो इसके जनसंख्यिक लाभांश है, जो डेमोग्राफी है, उसका भी लाभ हमें लेना चाहिए। फिर लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना। अभी तक क्या थी, लोगों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं थी, क्योंकि जो हम शिक्षा पद्धति थी वो हम सबसे पहले हम एक मैकेले की शिक्षा पद्धति दी थी, अंग्रेजों के समय थी। इस मैकेले की शिक्षा पद्धति देने के कहते हैं ना, किसी देश को कमजोर करना हो तो वहाँ की शिक्षा को कमजोर कर दो। तो मैकेले महोदय ने क्या किया कि इंग्लैंड से जो क्लर्क बाबू होते हैं वो हायर करने महंगे पड़ते थे, वहाँ से हवाई जहाज से लेकर आओ। तो इसलिए भारत के अंतर्गत इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि यहाँ पर बाबू पैदा हो जाए। तो ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अभी तक भी सही से नहीं हो पाई थी, इसलिए शिक्षा नीति के अंतर्गत कुछ चीज़ें चेंजेस की गई और उसमें नवाचार तथा अनुसंधान को बढ़ाया गया और इसकी आवश्यकताओं के बदलते परिदृश्य का सामना करना। बहुत सारी जो चेंजेज आ रहे हैं, जो नवाचार आ रहे हैं, उनको हमें इसके साथ साथ में हमें चेंज करने की भी आवश्यकता है। अब यदि इसके
उद्देश्यों और लक्ष्य के बारे में यदि हम इसके बारे में देखना चाहते हैं कि इसके उद्देश्य और लक्ष्य क्या है, क्यों इसके जो मुख्य टारगेट क्या है, ये बहुत ही अच्छी अच्छी बातें होती है इसके उद्देश्य और लक्ष्य। लक्ष्य तो बहुत छोटा होता है और उद्देश्य एक बड़ी चीज़ होती है जो एक लंबे टाइम के लिए किया जाता है, उसे हम उद्देश्य कहा जाता है। शिक्षा को अधिक समग्र बनाना, इसको लचीला बनाना, व्यावसायिक बनाना, इस प्रकार की वोकेशनल शिक्षा देना और भारत को ज्ञान आधारित जीवन समाज में बदलना, ये हमारी शिक्षा का जो उद्देश्य है। इसके साथ साथ में हर छात्र के अंदर एक अद्वितीय क्षमता होती है और उस अद्वितीय क्षमता को सामने लेने आने का काम करना, ये भी हमने नई शिक्षा नीति के तहत उद्देश्य रखा है। फिर ज्ञान आधारित सुपर पावर के रूप में स्थापित करना, और जो डिजिटल शिक्षा है, आजकल ऑनलाइन शिक्षा प्रौद्योगिकी है, उसको न्याय सम्मत अपने उपयोग करना, ये भी हमने शिक्षा नीति के कुछ उद्देश्य और लक्ष्य रखे गए। इसके अलावा जो लक्ष्य के अंतर्गत अपन कह सकते हैं, जो 6% जीडीपी के अंतर्गत अपना हिस्सा रखा गया है, मतलब कि लगभग डबल इसको बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। तो ये शिक्षा नीति के अंतर्गत मुख्य चीजें रखे गई। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण आधार स्तंभ होते हैं। जैसे हमने पहले जो एक टॉपिक देखा था उसके अंतर्गत भी हमने आधार स्तंभ देखे थे, जैसे जो अभिनव निर्भर भारत उसके अंतर्गत भी आधार स्तंभ देखे थे। इसी प्रकार इसके अंतर्गत है शिक्षा की पहुंच है, जो प्राइमरी स्तर है, माध्यमिक स्तर है और जो कॉलेज स्तर है, वो सब तक पहुंचे। इसके अलावा सबके अंतर्गत समानता हो, तो शिक्षा के अंतर्गत इस प्रकार की हो कि इक्वलिटी हो, हर व्यक्ति इसके अंतर्गत ले सके। शिक्षा के अंतर्गत गुणवत्ता हो, शिक्षा के अंतर्गत वहनीयता हो। तो इस बार स्कूल की जो फीस स्ट्रक्चर है, वो भी क्या होगा, जिस प्रकार का स्कूल का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से उसकी एक निश्चित फीस कर दी जाएगी। उस निश्चित फीस के अलावा वह बढ़ा नहीं पाएगा, और इसके साथ साथ में उसे जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व है, ये कि उसकी भावना के साथ में भी उसको कार्य करना पड़ेगा। ये इसके मुख्य आधार स्तंभ है। तो हमें आधार स्तंभों को शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता, जवाबदेहिता, ये पांचों हमें बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। रटे हुए होंगे तभी हम क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत हमें अच्छे से आना चाहिए। अब हम इसके बात करें प्रस्ताव के मुख्य बिंदुओं के बारे में। हमने जो सबसे पहले की स्टार्टिंग की जो मुख्य हेडलाइन ली है उन्हीं विषय हैं। मुख्य बिंदु के अंतर्गत यदि देखें तो स्कूली शिक्षा के अंतर्गत बदलाव आया है। किसके अंतर्गत आया है? स्कूली शिक्षा के अंतर्गत जो बदलाव आया है, वो बदलाव यहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो 10+2 है, उस 10+2 की जगह अब क्या आ गया है, 5+3+3+4 के हिसाब से स्कूली पाठ्यक्रम तैयार किया गया। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट, इसका जो सबसे मुख्य बेसिक पॉइंट कहें वो यही है। अब इसके अलावा इसके अंतर्गत 4 स्टेज रखी गई। एक तो फाउंडेशन स्टेज, एक तो क्या रखी गई है, फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज का सीधा सा अर्थ है, अब बच्चा, पहले हमने स्कूल के अंतर्गत 6 वर्ष का जाता था, अब ये 3 साल का बच्चा होगा, 3 वर्ष का बच्चा होगा, ये आंगनवाड़ी के अंतर्गत चला जाएगा। और 3 वर्ष से लेकर के ये 8 वर्ष तक की इसके अंतर्गत रखा गया है। और इसके अंतर्गत पहले 3 साल प्री प्राइमरी के अंतर्गत रखा गया है, फिर फर्स्ट एंड सेकंड के अंतर्गत 2 साल इसके अंतर्गत रखा गया है। तो इसका मतलब 5 साल के अंतर्गत ये तो 3 तो यहाँ पर रखे गए हैं और 2 रखे गए फर्स्ट और सेकंड के अंतर्गत। इस स्टेज को क्या कहा गया है, फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। क्या स्टेज कहा गया है, फाउंडेशन स्टेज। ये बच्चे का फाउंडेशन करेगा। इसमें बच्चे का नो एग्जाम, किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं लिया जाएगा। इस एग्जाम नहीं लेने से उसके स्कूल के प्रति एक प्रेम बढ़ेगा और वह स्कूल के प्रति लालायित होगा, आगे से आगे ज़्यादा आने का प्रयास करेगा। सेकंड चीज़ है जो प्री पैट्री है। प्री पैट्री को हम प्रारंभिक कहते हैं। प्रारंभिक जो क्लासें रखी गई है वो अपने 3 से लेकर के 5वीं तक रखा गया है। 3 से 5, 3, 4 और 5। तो ये 3 से लेकर के 5 है, ये 3 साल तक रहेगा, यहाँ 3 से लेकर के 5, इसे प्री पैट्री कहा गया है। और इसके बाद में ये प्री पैट्री, यहाँ तक जो स्कूली शिक्षा है वो भी किस में दी जाएगी, मातृभाषा के अंतर्गत दी जाएगी, उसे इंग्लिश लेना अनिवार्य नहीं होगा। इसके बाद में ये जो मध्यम अवस्था है जो 6 से लेकर के 8 तक की है, इस शिक्षा के अंतर्गत इस प्रकार की एक व्यवस्था की गई है कि यहीं से बच्चा कोडिंग वगैरह सीखना शुरू कर देगा और जो वोकेशनल शिक्षा है वो कक्षा 6 से ही प्रारंभ हो जाएगी। ये बहुत ही इसके अंतर्गत अच्छी चीज़ें की गई है। और जो सबसे ज़्यादा बच्चा विश्लेषण की क्षमता है वो अंतिम स्तर होगा। ये कक्षा 9 से लेकर के जो 12th
तक का बच्चा है वो इसके अंतर्गत शामिल होगा। अब हमने एक बार इसके अंतर्गत एज के रूप के अंतर्गत देख लें तो सबसे पहले जो 3 से 8 वाला है ये तो क्या कहलाएगी, इसकी फाउंडेशन स्टेज कहलाएगी। दूसरी चीज़ है 9 से लेकर के 8 से लेकर के जो 11 वाला है ये इसकी प्रीपेटरी अवस्था कहलाएगी। और जो 11 से लेकर के जो 14 वाली है वो उसकी मध्यम स्तर कहलाएगा। और जो अंतिम स्तर है जो 9 से 12 वाला है वो 14 से लेकर के 18 तक कहलाएगा। तो हमें इनका एज ग्रुप भी पता होना चाहिए, कौन कौन सी क्लास है वो भी हमें चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो बदलाव के हमने अभी भी पॉइंट जो डिस्कस किए हैं, इन्हीं पॉइंटों को अगर यदि हम देखें तो स्कूली शिक्षा के अंतर्गत 5+3+3+4 का किया गया है। सबसे पहले यदि बात करें फाउंडेशन स्टेज की तो इसके अंतर्गत नो एग्जाम, मातृभाषा अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं होगी। प्रीपेटरी 3वीं से 5वीं तक इसमें एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और एक्टिविटी स्टडी होगी। और ये बी इसके लिए भाषा भी कौन सी होगी, मातृभाषा होगी। नेक्स्ट हम देखें मिडिल स्टेज जो कक्षा 6ठी से 8वीं तक का होगा। इसमें कंप्यूटर के अंतर्गत जो कोडिंग की व्यवस्था है, जो सॉफ्टवेयर बनाना, एप्लीकेशन बनाना, इस प्रकार की शिक्षा कक्षा 6ठी से ही प्रारंभ हो जाएगी और वोकेशनल शिक्षा दी जाएगी। बच्चा चाहे तो बार्बर का काम कर सकता है, बच्चा चाहे तो लोहार का काम कर सकता है। हर किसी का भी बच्चा काम सीखना चाहे तो उसके लिए फ्री रहेगा और ये यहाँ पर एक भारतीय भाषा भी सीख सकता है। नेक्स्ट बात करें हम सेकेंड स्टेज कक्षा 9 से लेकर के 12 तक होगा। और इसके अंतर्गत बच्चे के अंतर्गत जो एक सोचने की क्षमता है वो भी बढ़ाई जाएगी। और 9 स्ट्रीम, जो बच्चा पहले स्ट्रीम लेता था, मैं साइंस का हूँ, मैं आर्ट्स का हूँ, मैं कॉमर्स का हूँ, ये स्ट्रीम की व्यवस्था समाप्त की गई है। किसी भी स्ट्रीम के अंदर यदि बच्चे को लगेगा साइंस पढ़ने वाला आर्ट्स पढ़ सकता है, आर्ट्स पढ़ने वाला साइंस पढ़ सकता है, कॉमर्स पढ़ सकता है, तो स्ट्रीम की व्यवस्था भी इसके अंतर्गत समाप्त करती है। बहुत ही आमूल चूमूल परिवर्तन कई चीज़ें की गई है। और 9 से 12 तक एक फॉरेन लैंग्वेज सीख सकता है और मल्टीपल सब्जेक्ट ले सकता है। उसको लगता है कि मैं आर्ट्स के साथ में मैथ्स लूँ तो ले सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग और उसको क्रिटिकल रूप से एक वैचारिक जो विश्लेषण की क्षमता है वो भी बढ़ाई जाएगी। और उसके अंतर्गत एक सेमेस्टर सिस्टम होगा। अभी तक क्या चलता है सिस्टम, उसके जो फाइनल के एग्जाम होते हैं तभी बच्चा ज़्यादा पढ़ता है और उस पर बोझ ज़्यादा होता है, इसलिए सेमेस्टर सिस्टम का भी रखा गया है। नेक्स्ट, और स्कूली शिक्षा के अंतर्गत एक रखा गया रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर रखा गया। ये क्वेश्चन बनेंगे, रिपोर्ट कार्ड किस प्रकार का होगा, 360 डिग्री असेसमेंट। इसका मतलब इस 360 डिग्री असेसमेंट के अंतर्गत उसके व्यवहार को भी देखा जाएगा, उसकी सामान्य आदतों को उनको देखा जाएगा। इसके अलावा जो उसका आंकलन वह स्वयं भी करेगा, क्योंकि वह स्वयं ही सबसे अच्छा निर्धारक होता है। उसके साथी करेंगे और उसके शिक्षक करेंगे। इसका मतलब सभी का इसके अंतर्गत योगदान होगा। ये बहुत ही ज़्यादा तार्किक और लॉजिकली चीज़ें इसके अंतर्गत नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लाई जाएगी। अब यदि इसके अंतर्गत बात करें, जो ये तो स्कूली स्तर के आधार पर हमने देख लिया था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो शिक्षा का उच्च शिक्षा का स्तर है। उच्च शिक्षा का मतलब हो गया जो हायर एजुकेशन, जो हम ग्रेजुएशन करते हैं उसके पास में बात करें। अब आजकल क्या कर दिया इसके अंतर्गत, मल्टीपल एंट्री। किसी भी स्ट्रीम व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। मल्टीपल किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत आप जा सकते हैं और कभी भी उसके अंतर्गत एग्जिस्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ में जो आपका एकेडमिक बैंक है और क्रेडिट है, ये डिजिटल के रूप में सुरक्षित रहेगा। जैसे यदि कोई फर्स्ट ईयर करता है तो उसका सुरक्षित क्या रह जाएगा, उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नहीं तो क्या था कि जो यदि उसके एजुकेशन आगे की नहीं लिए तो वह खराब हो जाती थी। सेकेंड ईयर की है तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा। थर्ड ईयर की है तो उसको डिग्री मिल जाएगी। जो आप लोग अभी भी एग्जाम जो देना चाहते हैं, जैसे RS का, IAS का डिग्री चाहिए, वो ये थर्ड ईयर की होगी। यदि और भी कोई रिसर्च में जाना चाहता है तो फोर्थ ईयर के अंतर्गत वह रिसर्च वाली दे सकता है। कॉमन एडमिशन टेस्ट, सभी कॉलेजों के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट हो जाएंगे। इसके अलावा UGC, NCT और जो AICT है, इनको समाप्त करके एक रेगुलेटरी बोर्ड का बॉडी बनेगी। रेगुलेटरी बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो आपको ये उस शिक्षा के अंतर्गत क्या है, ये शब्द पूछे जा सकते हैं। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिस्ट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, कॉमन एडमिशन टेस्ट, UGC, NCT की जगह रेगुलेटरी बॉडी का गठन किया जाएगा। और जो नए परिवर्तन किए गए हैं
इसके अंदर यदि हम देखें, ये हम उस शिक्षा की बात कर रहे हैं जो पहले बीए बीएससी बीकॉम थी, अब ये चीज़ें व्यवस्था ही नहीं रहेगी, बीए बीएससी बीकॉम नहीं है। अब 1 वर्ष के लिए सर्टिफिकेट, यदि किसी ने डिग्री बीच में छोड़ दी है तो 2 वर्ष करेगा डिप्लोमा, 3 वर्ष करेगा डिग्री, 4 वर्ष करेगा तो रिसर्च। और वोकेशनल शिक्षा सहित उच्च नामांकन बढ़ाने के लिए जो है 26.3% है, जिसे 2035 के अंतर्गत 50% करना है। तो इस प्रकार की ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को हमें अच्छे से याद होना चाहिए। जो अभी उस शिक्षा के अंतर्गत 2018 के अंतर्गत नामक 26.3 है, 2035 के अंतर्गत कितना होगा, 50% इसको करना है। नेक्स्ट यदि हम देखें जो उच्चतर शिक्षा है, उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, तो उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, संपूर्ण उच्च शिक्षा का सर्वोच्च निकाय होगा, मेडिकल और कानूनी शिक्षा को अंतर्गत इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। 2030 तक प्रत्येक जिले में एक बड़ा बहुविषयक मतलब सारे विषय के शिक्षण संस्थान होगा। एमफिल को आजकल समाप्त कर दिया है। और पीएचडी के लिए 4 वर्षीय ग्रेजुएशन, फिर एमए, जो 4 वर्षीय ग्रेजुएशन करेगा वो एमए कितने वर्ष में करेगा, 1 वर्ष के अंतर्गत। यदि 3 वाला ग्रेजुएशन करेगा तो उसको 2 वर्ष के अंतर्गत एमए करना पड़ेगा। और इसी के साथ में एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये वैज्ञानिक और सामाजिक अनुसंधान पर नियंत्रण करने का काम करेगा। कौन करेगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का कार्य करेगा। इसके अलावा इसके अंतर्गत यदि हम अन्य तथ्यों के रूप के अंतर्गत देखें तो अन्य तथ्यों के अंतर्गत है, जिस प्रकार से अभी आईआईटी और आईआईएम जैसे जो उच्च शिक्षण संस्थान है, उसी प्रकार से जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी बनेगी, जिसके अंतर्गत जो मानविकी विषय हैं उनको भी पढ़ाया जाएगा। अब ये चीज़ पूछी जा सकती है, मेरू से संबंधित क्या है या मेरू की फुल फॉर्म क्या है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी, जिसके अंतर्गत सभी विषय आपस में एक डिसिप्लिनरी सोच हो जाती है, एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, ठीक ना, की स्थापना की गई। अब नया जो सिस्टम किया गया, छात्र रटकर सीखना, जो एक योग, इसको जोड़ा, योगात्मक शिक्षा के बजाय रचनावादी अधिक दक्षता पर आधारित तरीके से सीखेंगे, ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं को राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई है। आजकल जो नया एक चल रहा है, अभी दीक्षा ऐप चल रहा है, जिसके अंतर्गत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये इस आपको इनकी जो मूल फॉर्म है वो भी आपको आनी चाहिए। ये बुनियादी शिक्षा तथा शिक्षा आधारित उच्चतर संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार पर आधारित किया गया है। नेक्स्ट, इसी के अंतर्गत अन्य तथ्यों के अंतर्गत यदि हम देखें तो अन्य तथ्यों के अंतर्गत और भी चीज़ें, जैसे एनआईओएस, एक राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय। अब राष्ट्रीय खुला विद्यालय से ओपन, यदि बच्चा किसी ने पहले पढ़ाई नहीं की है, वो कक्षा 3, कक्षा 5 और 8 के लिए ओपन लर्निंग की व्यवस्था की गई है। इसमें नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये जो अपने 100% युवा वर्ष की जो साक्षरता को भी रखा गया है, 100% सभी स्कूली बच्चों का टीकाकरण करना, विश्वविद्यालय की जो संपूर्ण परीक्षा, इसके लिए एक समान राष्ट्रीय परीक्षा एनटीए के द्वारा की जाएगी और साल में ये 2 बार करवाई जाएगी। इसके साथ साथ में यदि हम इसके कुछ जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंटों के बारे में देखें, तो यहाँ से हमें देखो क्वेश्चन, जब आप आरएस का या यूपीएससी किसी की भी तरह का एग्जाम दोगे, तब आपको ये इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है और इसके आगे की राह क्या है, इस प्रकार के आपको चीज़ें आनी चाहिए। कोई चीज़ बनो उसके हमें यदि सारे आयाम आते हैं तब हमें दिक्कत नहीं रहती है। ये जीडीपी का 6% है, इसका सकारात्मक बिंदु क्या है, जो बहुत ही अच्छा पैसा हम शिक्षा के अंतर्गत खर्च करेंगे। और स्कूल की कैटेगरी निश्चित कर दी गई है, जिसकी के आधार पर उसकी फीस निश्चित होगी, तो उसके माता पिता कम होंगे। और फॉरेन की, ये इसकी जरूरत नहीं, फॉरेन की टॉप यूनिवर्सिटी को देश में लाने का प्रयास किया जाएगा इसके अंतर्गत, जिससे हम जो बच्चे यहाँ से बाहर शिक्षण लेने के लिए जाते हैं वो शिक्षण यहीं मिल जाएगा। रिजल्ट 360 डिग्री आधारित होगा। रिजल्ट कैसा होगा, 360 डिग्री आधारित। इसके अंतर्गत इसका मतलब है बच्चे के जो गतिविधि आधारित है, उसकी गतिविधियों को भी देखा जाएगा, उसकी गतिविधियों को देखा जाएगा। इसके साथ साथ में, गतिविधियों के साथ साथ में बच्चे का जो अवलोकन है वो स्वयं करेगा। कौन करेगा, स्वयं करेगा, उसका सहपाठी करेगा, ये आपको पता होना चाहिए क्या है, और उसका शिक्षक करेगा। तो ये भी ज़्यादा एक डिसिप्लिनरी सोच के द्वारा है। नकारात्मक बिंदु इसमें है, इसमें इंग्लिश का महत्व कम है। हम लोग जो बाहर के अंतर्गत, आज जो फॉरेन के अंतर्गत है, भारतीय लोगों को एक इंग्लिश के कारण ही ज़्यादातर बाहर की नौकरियां मिलती है। फिर इसके अलावा जो यूजीसी, एआईसीटी, जो एनसीटी की जगह एक बोर्ड बनेगा, ये केंद्रीकरण की संभावना को भी बढ़ाने का संभावना बनती है।
इसके अलावा मातृभाषा के अंतर्गत जो प्राइमरी है, जिसके अंतर्गत जो कुछ माता पिता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं, वह मातृभाषा में शिक्षा देने से उनके लिए दिक्कतें हो सकती है। नेक्स्ट यदि हम इसके देखें तो जो इसके आगे के बिंदु हैं, जो आगे की राह क्या हो सकती है इसके अंतर्गत, तो आगे की राह के अंतर्गत यदि देखा जाए, ये आपको जो मेंस के अंतर्गत लिखोगे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको होनी चाहिए। प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति, राजनीतिक यदि राजनेता नहीं चाहेंगे और शिक्षा नीतियों पर नीतियाँ बना दें तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। शीर्ष रैंकिंग विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्ता प्रदान करना, जो शीर्ष के 200 यूनिवर्सिटीज है उनके लिए क्या करना है, उनके लिए उनको शैक्षणिक, प्रशासनिक और स्वायत्ता प्रदान करने की जरूरत है। शोध को बढ़ावा देना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा शोध और रिसर्च को बढ़ावा देना होगा। हम रिसर्च के अंतर्गत मात्र 0.2% के आसपास ही पैसा खर्च करते हैं, जो बहुत ही कम है। बाकी अपने से ज़्यादा जैसे चाइना है, अमेरिका है, ये सब शोध पर ज़्यादा खर्च करते हैं, जापान है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉलेजों के अंतर्गत है, जो भौतिक संसाधन है, इनको भी, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ में इसके अंतर्गत एक 10 क्वेश्चन की जो गूगल शीट दी हुई है उससे आप जरूर करें और वीडियो को जरूर देखें और आगे भी भेजने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद।